नमस्ते। आज का ये नमस्कार। मेरा एक बहुत विशेष कार्यक्रम इसलिए है कि हम लोग तो हरदम इलेक्शन में ही उलझे रहते हैं। ये सही बात है कि कभी-कभी लगता है कि मोदी जी जब वन वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो शायद हम लोग के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि पूरे साल भर हम लोग एक इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरे इलेक्शन में चालू हो जाते हैं। कभी भी हम लोग भी अब कोई पॉलिसी पे बात उतनी हो ही नहीं पाती है, कोई और सोशल इश्यूज पे बात हो ही नहीं पाती है। अब जम्मू कश्मीर खत्म होगा, उसके बाद हरियाणा खत्म होगा, तब तक महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा। तो हम लोग भी अब फुल टाइम कुछ इलेक्शन ही वाले हो गए। इसी इलेक्शन के माहौल में एक बड़ा इलेक्शन और हो रहा है, और वो यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। नवंबर में इलेक्शन है, लेकिन वहां पे शायद एक साल पहले से ही ये सब मामला शुरू हो जाता है। और जून में वहां पे एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, दर्शकों को पता ही है। उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आमने सामने दोनों प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स रहते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के और रिपब्लिकन पार्टी के। और सबसे वहां एक अजीब सी चीज है, कोई लाइव ऑडियंस नहीं होता है। इस बार था कि म्यूट, उन्होंने कुछ नए वो किए थे कि नो प्रॉप्स, आप जब दूसरा बोलेगा तो एक का म्यूट कर दिया जाएगा, जो नहीं बोल रहा उसका माइक म्यूट कर दिया जाएगा, बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। और ये भी देखा गया कि इस डिबेट का वहां इतनी अहमियत है कि जो बाइडेन साहब जो सेकंड टर्म रन कर रहे थे, और उनको जून में ट्रम्प साहब के सामने उनका इतना खराब प्रदर्शन था कि उनकी पार्टी ने फिर उनको चेंज किया। और ये कमला हैरिस जी का पहला ट्रम्प जी के सामने वन ऑन वन ये डिबेट हो रही थी। जैसा मुझे बताया गया और जितना मैंने पढ़ा है कि ये दोनों लोग आपस में नेवर मेट इन पर्सन। ये एक दूसरे से पूरे जीवन में नहीं मिले हैं, क्योंकि जब कमला हैरिस की वाइस प्रेसिडेंटशिप की जब ओथ हो रही थी, तब भी ट्रम्प जी उसमें गए नहीं थे। तो सतीश भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसके दो तीन, खास करके तीन गेटअप, जो कल की डिबेट हुई मैंने भी देखी। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बाद में दूंगा, क्योंकि मेरा तो बहुत अजीब सा है। मतलब मैं उतना अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को उस तरह से नहीं फॉलो करता हूं। आपका पहले ये बताइए कि कल मूल बात क्या रही, मतलब मोटे तौर पे कल क्या बात हुई, उसको एक आप ब्रीफ कर दें। और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग आधे घंटे में इसको रैप अप करें। 4-4 5-5 मिनट का अगर आंसर रहेगा तो मैं 3-4 क्वेश्चन दोनों लोगों से पूछ लूंगा। सतीश भाई सर। नमस्कार। मेरे हिसाब से पहली बात होगी अमेरिकन लोग कैसे इसको देखेंगे। दूसरी बात हमारे भारतीय डायस्पोरा कैसे देखेगा। तीसरा इसका मतलब भारत के लिए क्या हो सकता है। तो पहली बात, उनका क्या मतलब है कमला हैरिस का आज अमेरिका के संदर्भ में, इतिहास में, और उसको जो हिस्टोरिक बात कर रहे हैं। एक पहली बात तो ये, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति चुने गए तब उनको लोग ब्लैक अमेरिकन कहते थे। उन्होंने कहा मैं ब्लैक अमेरिकन तो नहीं लड़ रहा हूँ। उन्हें अपने आप को ब्लैकनेस से अलग कर दिया था। उन्होंने कहा हम अमेरिकन हैं, मैं अमेरिकन हूँ। और उन्होंने कभी भी अपने कालेपन का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात ये थी कि वो काले थे भी नहीं, आधे काले थे। उनकी माता जी पूरी अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन थी। उनके पिताजी केन्या के थे। उसमें एक चीज लगती थी कि एक तो उनमें एक वैश्विक समझ थी, क्योंकि उनके पिताजी केन्या के थे, वो इंडोनेशिया में बड़े हुए थे। उनकी माता जी अमेरिकन थी, व्हाइट अमेरिकन थी। तो उनको लोग, कुछ लोग मानते थे काला, कुछ लोग नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने अपने कालेपन का इस्तेमाल कभी नहीं किया। फिर भी यानी कि अमेरिका को एक, जिसको हम कहते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट चुनने के लिए एक रास्ता चुनना पड़ा, बीच वाला रास्ता, जो कुछ काला, कुछ सफेद, कुछ यहाँ का, कुछ वहां का, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ अमेरिकन। यहाँ तक कि ट्रंप ने उनको मानने से इनकार कर दिया कि वो अमेरिकन है। उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे लगाया एक सवाल कि अगर वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ तो नहीं लड़ सकता चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति का। उस हद तक बातें हुई। वो ट्रंप अभी तक वही कर रहे हैं, जो बर्थर की बात हुई थी वो अभी तक चल रही है। यानी कि उन पर सवाल खड़े इसलिए हुए कि कालापन था। क्लिंटन को सुना गया ऑन कैमरा, उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले ये आदमी हमारे लिए चाय ला रहा होता और आज देखो कहाँ जा रहा है। जबकि उसने हिलरी को हराया प्राइमरी इलेक्शन में, तब क्लिंटन का ये एक स्टेटमेंट था। यानी उनको बहुत काफी ऊंचाइयां और काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। और जो आए, जितने उन्होंने वोट लिए, परसेंटेज में लिए चाहे नंबर में लीजिए, उन्हें सारे पिछले राष्ट्रपतियों को सारे चुनावों में उनसे आगे बढ़ गए। कमला हैरिस को सवाल ये था कि ये काली हैं कि हिंदुस्तानी हैं कि जमैकन हैं कि भारतीय हैं कि मार्क्सिस्ट हैं कि लिबरल हैं, ये है क्या। उसको लेके ट्रंप ने बहुत सवाल उठाए।
और अमेरिका ने भी सवाल उठाए। भारतीय लोग उनको भारतीय नहीं मानना चाहते। भारतीय लोग कहते हैं इन्होंने कभी भारतीयता से कोई नाता नहीं जोड़ा। काले लोग कहते हैं ये तो काली दिखती नहीं है, और ये काली कहाँ से हो गए, इनके तो वो तो जमैका के थे और ये हिंदुस्तानी थे। लेकिन इनको देखिए, अगर आप देखिए, अपने आप में एक नई चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय हैं। पहली बार दोनों ही माइग्रेंट लोग थे, पहली पीढ़ी के, माता पिता दोनों। पिताजी इनके मार्क्सिस्ट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के स्टैनफोर्ड में, और उनकी अपनी एक जगह है, उनकी भूमिका है, उनकी काफी प्रतिष्ठा अपने नाम पे है। माता जी अच्छी एक वैज्ञानिक, भारतीय तमिल, और उनकी अपनी जगह थी। तो और ये कई जगहों में बड़े, कैलिफोर्निया भी था, ये था आपका मिडवेस्ट भी था, इलिनॉय भी था। तो यानी कि काफी अमेरिकन एक ही राज्य में रह जाते हैं। तो देखिए इनमें काफी विविधता आ गई। विविधता भारत भी है, जमाइका भी है, कालापन भी है, सफेदपन भी है, वॉशिंगटन, इलिनॉय, बीच में मिडवेस्ट और कैलिफोर्निया का। यानी कि मैं अमेरिका को मानता हूँ, अमेरिका बेसिकली एक कंजर्वेटिव देश है, जिसके किनारे जो हैं वो एकदम लिबरल है। बीच में जो है लाल है, और जो नीलापन है वो समुद्र के किनारे है। अगर आप उसको इस तरह से देखें तो इसमें उन्होंने इसके तीनों पहलू देखे। लिबरलिज्म जो है ईस्ट कोस्ट का, लिबरलिज्म वेस्ट कोस्ट का, और बीच का जो है कंजर्वेटिव, उन सबको देखा। तो मेरे हिसाब से जो बात आज हुई है। दूसरी बात देखी, ट्रंप ने पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में जितने भी अमेरिकन आए उन सबको ध्वस्त कर दिया। वो चाहे टेड क्रूज जैसा आदमी था, जिस कहते थे कि हार्वर्ड का सबसे ज्यादा होशियार स्टूडेंट था लॉ का, उसको उन्होंने फेंका। रूबियो को, उसको उन्होंने किसी और तरह से फेंक दिया। सबको उन्होंने फेंक दिया इस तरह से, एक एक भाषण में खत्म करते थे। लेकिन कमला हैरिस तो उनको ऐसा ध्वस्त किया है आज, जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। हिलरी क्लिंटन से वो जीत तो नहीं पाए थे, वो भाषण में, भाषणबाजी में, डिबेट में तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनको नंबर मिले थे, करीब 30 लाख कम वोट मिले थे। उनकी व्यवस्था ऐसी है, चुनाव व्यवस्था के नाम पे होता है कि किस राज्य से कितने डेलीगेट आएंगे। कुछ राज्य कहते हैं जितना जो जीत गया उसके सारे डेलीगेट हो गए, कुछ राज्य कहते हैं कि उस प्रोपोर्शनल डेलीगेशन होगा। तो सब मिलाकर जो गणित है, जितना गणित के हिसाब से होता है, उसके लिए डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी या रिपब्लिकन नेशनल पार्टी वो किस तरह स्ट्रैटेजी बनाती है उस पर तय होगा। लेकिन हिलरी को ट्रंप से 35 लाख ज्यादा वोट मिले, बाइडेन को ट्रंप से 60-65 लोग ज्यादा मिले। मेरा मानना है कि कमला हैरिस को ट्रंप से 1 करोड़ वोट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन उसका जो है ट्रांसलेशन चुनाव में कैसे होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि पहली बार एक ऐतिहासिक जो दूसरा कदम है, ब्लैक पहले बन गया। इनफैक्ट मैं देखता था कई बार लोगों की बात सुनी है पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, वो सभी कहते थे कि ब्लैक विल बी इजियर टू क्रॉस देन द जेंडर। तो अब वो तो पहली बार ओबामा बन गए, दूसरी बार महिला प्रेसिडेंट बनने की जो है, मेरे हिसाब से 90% आज उन्होंने चांसेस है कि कमला हैरिस ही बनेगी। उनको वोट तो ज्यादा मिलेंगे अगर उन्होंने गलती नहीं की उस समीकरण में, जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, जो कि बीच वाले तय नहीं कर पाते, कभी वो कभी तय नहीं कर पाते। वो हर इलेक्शन में तय होता है कौन कैंडिडेट है, कैसे कैसे बात होती है। तो जो लाल है वो तो लाल रहेंगे, जो नीले हैं नीले रहेंगे, जो पीले वाले स्टेट है वहां इनकी कैसी गोटी बैठती है, इसके ऊपर सारी बात निर्भर करेगी। जी लेकिन जी आज जो उन्होंने किया आप देखिए, कमला हैरिस की एक स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने वो कहा जो वो कहना चाहते थे। सवाल कोई भी हो वही कहेंगे जो कहना है, उसके आसपास कहेंगे, पहली बात। दूसरा ये, इस तरह कहेंगे दूसरा आदमी जो है वो हमारी बेट लेता रहे, हम उसको चारा डालेंगे वो चारा खाना शुरू कर दे। और ट्रंप ने जितना जिस तरह से कमला हैरिस को सहयोग दिया है, अपने आप में काबिल तारीफ है। कोई आदमी इतना अपने आप में दम्भ से भरा हुआ हो कि देख भी नहीं रहा है कि मुझे चारा दिया जा रहा है। तो ट्रंप ने जो है अंत में उसका जो स्टेटमेंट जो है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, उसमें कहीं भी अपनी बात नहीं की उसने। उसने सिर्फ निगेटिव बात की। एक भी वाक्य ऐसा नहीं था जिसमें कोई पॉजिटिविटी हो कि हम इसलिए बनना चाहते हैं। और कमला हैरिस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑलरेडी टुडे इन टर्म्स ऑफ द वे शी कंडक्टेड हरसेल्फ। और जी ट्रंप जो थे अपने दम में रह गए। तो ये जो बहुत ऐतिहासिक डिबेट है अपने आप में, कि एक व्यक्ति जो सबको ध्वस्त करता चला आ रहा था, उसको एक महिला ने आज ध्वस्त कर दिया। तो सुबह मेरी बात हुई एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजिस्ट से, मैंने कहा हमें उम्मीद है कि कमला हैरिस प्रोसिक्यूटर की तरह आएंगी, वो इनको प्रोसिक्यूट करेंगी।
वो जितनी बातें कहनी है सब कह जाएंगी, सवाल जो भी हो। लेकिन अब मुझे खाली डर इस बात का है कि कितना हंसेंगी, उनकी जो हंसी है उसका काफी मजाक उड़ता है, और कितना कई बार ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो उसका मिक्सचर कैसा होगा उसका मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर की तरह आएंगी और इनको जो है अपनी बात कहेंगी, इनकी बात सुनेंगे नहीं, जो भी सवाल हो अपना अपनी बात पूरी कहती चली। वही कुछ उस तरह का कुछ लगा मुझे कि ऐसा ही हुआ। उनकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसका कोई रिश्ता सवाल से नहीं था। उसके जी बाद जो हुआ है, जो सीएनएन कहता है कि आज जो है 63 लोग उनके पास हैं और 37 सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को। डिबेट के पहले 50-50 था, डिबेट के बाद 63-37 हो गया। यानी कि एक तरह से देखिए ऐसा आसानी से होता नहीं है। तो जो कमला जी हैरिस ने जी आज उनकी उपलब्धि जो आज की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। उसके लिए हमें जी कहना चाहिए कि उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की, और बाइडेन साहब जो है आज खुश हो रहे होंगे कि वो इस पीड़ा से बच गए। जी जी। तो मैं अजीत भाई साहब, ये आज का जी, गो अहेड। जी नहीं नहीं, आप कंप्लीट करिए प्लीज प्लीज। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूं कि ये जो है एक ऐतिहासिक डिबेट है। इस तरह से भी देखना चाहिए डिबेट कैसे करनी चाहिए। जो डेविड गुलायत की बात हो रही थी उस तरह से देखिए। ट्रंप देख शुरुआत में जो पहली बार जो उसका जो इंटरवेंशन था वो बहुत बढ़िया था। देखिए जो उसके बाद थर्ड राउंड में वो उसने हारना शुरू किया, उसके बाद स्लिप करता चला गया। जो पहला उसका जो राउंड था वहां कमला हैरिस उनकी ओपनिंग बिल्कुल सार्थक के संदर्भ के साथ नहीं थी। वहां उससे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सेकंड थर्ड उसके बाद गिरता चला गया। तो ये देखना चाहिए जी कि कैसे डिबेट करते हैं। अपने आप में यह एक उदाहरण बन जाएगा उसका। जी जी जी। अजीत भाई साहब, एक दो चीजें ये बताइए। मैं कुछ ऐसी कोशिश कर रहा था पढ़ने की। कुछ यूएसए के पोल सर्वे ये कह रहे हैं कि वहां के 90% जो वोटर्स हैं वो दे, उसमें लिखा है फर्मली मेड अप देयर माइंड इस डिबेट से पहले। और उनका कहना था कि 8% माइट चेंज, 1% अनडिसाइडेड। तो जो लबल हुआ अब ये था कि 90% लोग ऑलरेडी अपना दिमाग बना चुके हैं। ये जो जो सारा डिबेट और लॉबिंग और प्रचार और ये सब है, ये उस 8-9% के लिए है। मैं थोड़ा इस पे एक आपका चाहूंगा, क्योंकि कल कमला हैरिस अपने को, जैसा सतीश भाई साहब ने कहा, कि अपने को पहली बार प्रेजेंट कर रही थी, एंड शी हैज मोर ऑन स्टेक और शी हैज टू प्रूव हर पॉइंट। मतलब अपने को वो करना था। उनके पीछे एक वो था कि बड़ी प्रोसिक्यूटर हैं, मतलब वकालत करती हैं, बड़ी वकील रही हैं। तो वो कल आपको क्या लगता है कि कल उन्होंने जो सारी चीजों को कवर किया, वो अपना पॉइंट प्रूव करने में और अपने अपने को स्टैब्लिश करने में सफल रही कि नहीं? अजीत सर। आनंद भाई, पहले तो ये बता लेने दीजिए कि ये दूसरा प्रेसिडेंशियल डिबेट है। पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट, मतलब ऑडियंस को बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच हुआ, जिसमें कि जिससे सिद्ध हो गया कि पक्का डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, क्योंकि जो बाइडेन की उम्र तो खैर उम्र तो मतलब जो बाइडेन की 81 थी या 81 है, पर डोनाल्ड ट्रंप भी 79, 78, 79 के हैं, तो उम्र में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 ही साल का। बट वो थोड़ा भूलने लगे हैं, नीतीश कुमार के तरह थोड़ा थोड़ा वो भूल जाते हैं। तो वो जो है ना, उससे वो डिजास्टर हुआ कि भाई ये किस तरह से अब ये चलाएंगे देश को। उसी पर जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर लोग थे, उसमें हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, उसके बाद नैन्सी पेलोसी, ओबामा वगैरह, सब उन्होंने परसुएड किया इनको, क्या कह, जो बाइडेन को, कि आप विड्रॉ कर जाइए और कमला हैरिस को बनाइए। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी ये। टेक्निकली क्या होता है, कोई और चुनाव देखिएगा तो प्राइमरीज के थ्रू चुनाव होता है कैंडिडेट्स का, और जो प्रेसिडेंट होता है, सिटिंग प्रेसिडेंट, वो रह जाता है कैंडिडेट। तो इस केस में कमला हैरिस को एक एडवांटेज मिला कि प्राइमरीज उनको फेस नहीं करना पड़ा, वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गई। और फॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक पार्टी उस पर यूनाइट कर गया। पहले ओबामा को थोड़ा रिजर्वेशन था, उनकी पत्नी का नाम लिया जा रहा था एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, पर बाद में ओबामा वगैरह भी तैयार हो गए और पूरा पार्टी जो है यूनाइट कर गया। तो शुरू में जो है ट्रंप स्टार्ट किए एडवांटेज से
क्योंकि जो बाइडेन वाले डिबेट के बाद उनका काफी हाई मतलब जो पोलस्टर्स पोलिंग कर रहे थे उसमें बहुत हाई चला गया था। अच्छा, आपने जो पहला सवाल पूछा मैं ये क्लियर कर दूं, भारत में ये नहीं होता है, अमेरिका में होता है। जब वोटर रजिस्टर करते हैं तो वो ओपनली रजिस्टर करते हैं एज ए डेमोक्रेटिक वोटर और एज ए रिपब्लिकन वोटर। तो मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेटिक वोटर या रिपब्लिकन वोटर, और कुछ वोटर जो अपना माइंड मेकअप नहीं करते हैं वो एज इंडिपेंडेंट वोटर रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो आपने जो अभी ये सवाल किया कि ऐसा क्या, भारत में तो ये नहीं होता है, हम रजिस्टर करते हैं और सीक्रेटली वोट देते हैं और लोग बदलते भी रहते हैं बीच बीच में। हालांकि ये भी बात है कि भारत में भी जो हार्डकोर बीजेपी वोटर है या हार्डकोर कांग्रेस वोटर है वो तो अपने पार्टी को वोट देता है, पर कभी कभी बदल जाता है। जैसे 2014 में बहुत लोग जो कांग्रेस को पहले वोट देते थे वो बीजेपी को वोट दिए। तो अमेरिका में क्या होता है कि लार्जली डेमोक्रेटिक वोटर और रिपब्लिकन वोटर्स अपना मत जनरली नहीं बदलता है। ये जो इंडिपेंडेंट वोटर हैं यही बदलते हैं। उसी तरह से जैसे सतीश जी ने समझाया कि ब्लू स्टेट और रेड स्टेट, तो कुछ स्टेट जो हैं वो जो है बिल्कुल रिपब्लिकन को पार्टी को वोट देता है, और दूसरा जो है रेड जो है बेसिकली रिपब्लिकन है। करेक्ट सतीश जी? ब्लू जो है वो डेमोक्रेटिक है। तो क्या होता है कि कुछ स्टेट्स है जो लार्जली मिडवेस्ट में है, दो को छोड़ के, नेवाडा और एरिजोना वो कैलिफोर्निया के बगल में है, वेस्ट कोस्ट से नजदीक है, और बाकी जो स्विंग स्टेट्स हैं वो सारे मिडवेस्ट में हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं ये उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, और जिधर गए जनरली कहा जाता है कि वही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिसको स्विंग स्टेट्स का वोट मिल जाता है वही जीत जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है पहले एडवांटेज था ट्रंप को, और बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि पहला चैलेंज था कमला हैरिस के लिए कि पूरे डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने साथ लाएं। तो वो उस लाने में थोड़ा समय लगा। उसके बाद उनको ट्रंप ऑलरेडी अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुन चुके थे, इनको चुनना पड़ा एक नया वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। उसके बाद जो है जब कैंपेन शुरू की कमला हैरिस ने अपने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ, और मुझे नहीं लगता है करीब करीब 1.5 महीना हुआ है कैंपेन का, और वो कैंपेन में इतना बढ़िया कैंपेन कमला हैरिस और ये उनके जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनका इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा कि वो एक तरह से पॉपुलैरिटी इनका बढ़ने लगा। और डिबेट के थोड़ा पहले ऑलमोस्ट कमला हैरिस को कुछ पॉइंट्स का एडवांटेज मिल चुका था। ठीक है, अब जब ये डिबेट पर पहले ट्रंप तैयार नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे हम खाली फॉक्स टीवी पर अपीयर करेंगे, बाकी टीवी मेरे खिलाफ है। तो पर खैर फॉर्चुनेटली एबीसी ने कराया, जो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल्स है, और बहुत ही अच्छा डिबेट का फॉर्मेट बहुत अच्छा था, बहुत फेयर था। 2 ही जर्नलिस्ट थे, और एक ब्लैक वुमन एक व्हाइट मैन। और डिबेट में शुरू में सतीश जी ने सही बात कहा, पहला सवाल कमला हैरिस को किया गया, और सवाल ये था कि आप लोग जो हैं वो लास्ट 4 इयर्स में उनका इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हुआ है कि खराब हुआ है, इस पर आप क्या सोचती हैं? और वो जो है उसका जवाब नहीं देके वो एकदम जो है दूसरा जवाब दे दी कि भाई मेरा फ्यूचर पॉलिसी क्या रहेगा इस मामले में, हम क्या करेंगे, और हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। तो क्लियर कट लगा कि वो जवाब जो है नहीं दी। अच्छा, क्यों नहीं दी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका एक वीकनेस है, क्योंकि ये जो है इनकम्बेंट रही, वाइस प्रेसिडेंट थी तो इनकम्बेंट रही, और इस पीरियड में याद रखिएगा जब बाइडेन साहब प्रेसिडेंट बने थे और कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, तो कोरोना चल रहा था। तो उस समय जो है इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल था, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई था अमेरिका में, वन ऑफ द हाईएस्ट,
और उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो पराकाष्ठा पर पहुंच गया। तो अब चक्कर है कि अच्छा, वो ट्रंप जो है, ट्रंप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, यदि ट्रंप एडवाइस के लिए हमसे और आप लोगों से आए तो हम कहेंगे कि भाई इकोनॉमी पर फोकस कीजिए, अटर बटर पर फोकस मत कीजिए। इकोनॉमी पर करने पर और फॉर सम रीजन जो ट्रंप ईयर्स था, एटलीस्ट बिगिनिंग, तो उसमें क्या हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट गया था और जनरली इकोनॉमी 2007-2008 में जो क्राइसिस हुआ था तो उसके बाद थोड़ा इमर्ज करने लगा था अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ा बेटर। तो ट्रंप दिखाते हैं कि मेरा अचीवमेंट है, उनका कोई खास अचीवमेंट नहीं था। अमेरिका में जो मार्केट है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब राजनीति से लार्जली, मेरे अनुसार, इस पर सतीश जी बोल सकते हैं। बट वो कहते हैं कि देखो भाई, मेरे पीरियड में जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा इकोनॉमी का, अभी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, बट इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो अब कमला हैरिस के लिए वो डिफेंसिव हो जाती इस पर, तो इसलिए उन्होंने जवाब नहीं देकर अपना एक बताया कि तो उस पर जो है ट्रंप कूद पड़े दूसरे इशू पर। इस पूरे चुनाव में दो बड़ा इशू है, अमेरिकन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, नहीं 3 इशू मैं कहूंगा। दूसरा इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन में ट्रंप का तो कहना है और भी ज्यादा, बट ऑफिशियल फिगर्स है कि 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड जो है इलीगल इमिग्रेंट्स कह सकते हैं या इमिग्रेंट्स कहते हैं, अब ये तो एलिगेशन है, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है। तो ट्रंप उसको बहुत बड़ा इशू बनाए हुए हैं। वो कहते हैं एक तो कि 11 मिलियन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चनर जो है 11 मिलियन बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो कहते हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स हैं, उनका सीधे मतलब एलिगेशन डायरेक्ट है उनका कि सारे इमिग्रेंट गरीब लोग हैं, माने किसी तरह से बेचारे पहुंचते हैं वहां, ज्यादातर हिस्पैनिक मतलब मेक्सिको के बॉर्डर से आते हैं, कुछ इंडियंस भी आ जाते हैं, कुछ और भी थर्ड वर्ल्ड के लोग आ जाते हैं। तो उस पर ट्रंप का कहना है कि ये सारे जो हैं सो ये बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। और उसके बाद ऐसा बात ट्रंप ने कहा कि सतीश जी ने सही कहा, लगा कि कोई मूर्ख आदमी कह रहा है। उन्होंने कहा उसके बाद कि अरे 2-3 जगह का नाम लिया कि वहां पर ये लोग जाके और मतलब अमेरिकन का कोट अनकोट व्हाइट अमेरिकन का कुत्ता और बिल्ली को खा जाते हैं, घर में जो कुत्ता रखता है और बिल्ली, बताइए मतलब। तो उसने जो क्वेश्चन कर रहा था, उन्होंने कहा कि एबीसी का हमारा रिपोर्टर गया था भाई, कोई एविडेंस नहीं है कि कोई कुत्ता बिल्ली खाया गया। तो ट्रंप ने कहा मैंने टीवी में देखा, एक आदमी कह रहा है मेरे कुत्ते को खा गया था। मतलब एकदम जो है वो इतना सुपरफिशियल लेवल कर दिए डिबेट को कमला हैरिस को एडवांटेज मिल गया। उसके बाद कमला हैरिस ने जवाब में कहा कि भाई इनके अगेंस्ट तो ऐसा केस है, और मतलब सबको मालूम है, मतलब एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वगैरह तो है ही, और भी बहुत सारा केसेस है। दूसरा वो फेमस केस जब बाइडेन जीत रहे थे और ये हार रहे थे, तो उन्होंने जो मार्च करवाया था वॉशिंगटन में और वो टेक ओवर ऑफ पावर करने के लिए, तो वो केसेस और बहुत सारे केसेस। तो अभी तक उनको जेल नहीं दिया गया है, बट ही हैज बीन कन्विक्टेड इन अ लॉट ऑफ दोस केसेस, जिस पर अपील चल रहा है और भी कुछ चल रहा है। अच्छा, कमला हैरिस के साथ है क्या कि ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी सैन फ्रांसिस्को की, ये अटॉर्नी जनरल थी कैलिफोर्निया की, फर्स्ट ब्लैक वुमन, दोनों केस में फर्स्ट ब्लैक वुमन, और ये लॉ को बहुत अच्छी तरह जानती है। तो वो जो है फिर उन्होंने चेंज किया टैक कि भाई ये आदमी तो बिल्कुल ही मतलब वर्थलेस है। और उसके बाद जो डिबेट कंप्लीटली चला गया कमला हैरिस के फेवर में। और सतीश जी ने सही कहा, एक कमला हैरिस का वीकनेस है, जब ट्रंप बोलते हैं तो वो थोड़ा मुंह वगैरह बनाती है, यदि कम बनाए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। हंसती तो है ही, वो उनका एक वीकनेस है, उनका बहुत ज्यादा हंसती है, बट हंसी उतना मुझे नहीं लगा जितना कि जब कोई कह रहा है तो उसको आपको इज्जत करना पड़ेगा, चेहरा मत बनाइए। तो ये जो राउंड है,
इससे कमला हैरिस को बहुत एडवांटेज मिला है। अब चक्कर है कि अभी से लेके नवंबर तक ये कैसे आगे जाएगा डिबेट। और ट्रंप का एडवांटेज है कि इकोनॉमी वीक है अमेरिका का, और दूसरा ट्रंप का एडवांटेज है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए आगे जाके बदल जाए पिक्चर, कि ट्रंप जो है वो एक तरह से वॉर में एंटी वॉर है, और अमेरिका 2 वॉर में इन्वॉल्व है ना, मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन रशिया में। तो उस पर ट्रंप का पोजीशन है कि वॉर में हम जो है सो इन्वॉल्व, हम जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उनके पीरियड में एक भी वॉर में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ था, तो ये उसके एडवांटेज में जाता है। बट ओवरऑल आज कमला हैरिस का दिन था, मतलब कल, और अभी जो है ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। सतीश भाई साहब, हम लोग दो, असल में मैं इसलिए उसको शॉर्ट करना चाह रहा हूं, बहुत लंबा करने से फिर हमारे व्यूअर्स नहीं आते हैं, उनको लगता है बहुत लंबा है। तो मैं इसको चाहूंगा कि 2-3 मिनट में करके हम लोग इसको 30-35 मिनट में रैप अप करें। एक और मैं जरा आपसे पूछ लूं, बहुत सी कुछ समानताएं मुझे दिख रही थी। समानताएं ये दिख रही थी कि जो, जैसा आपने कहा, मैं समानताएं हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, कि एक आदमी नैरेटिव सेट कर रहा था, हमारे यहाँ भी आजकल एक आदमी नैरेटिव सेट कर रहा है, दूसरा आदमी रिएक्ट कर रहा है। हमारे यहाँ एक आदमी, कमला हैरिस ने साफ साफ आरोप लगाया कि यू आर फ्रेंड ऑफ बिलियनियर्स, बिग कंपनीज की, कॉर्पोरेशंस के आप सिर्फ मित्र हैं। और उस पे वो इमिग्रेशन की जब बात करने लगे तो मुझे लगा कि कोई बीजेपी का नेता खड़ा होकर बांग्लादेशी की बात कर रहा है। जब वो इमिग्रेशन की बात करते थे कि वो प्रिजनर्स भी आ गए हैं, अब तो मेंटल असाइलम के दरवाजे भी खुल गए, वो सब भी यहाँ चले आ रहे हैं, कुछ इस तरह की बात। मैं इस पे आपसे ये सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इलेक्शन इज फॉर इंडिया, हाउ इंपॉर्टेंट। सतीश भाई, बहुत संक्षेप में। देखिए, एक बात तो सही है कि वहां जो ट्रंपवादी हैं करीब हमारे भाजपाइयों की तरह है, और कमला हैरिस की पोजीशन जो है कुछ राहुल गांधी की तरह की है। ये तो वहां बात बिल्कुल साफ हो जाती है। और इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा वहां पे है, हमारे यहाँ इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे याद है जब बांग्लादेश वॉर के बाद कुछ एक साल बाद हमें जॉर्ज वर्गीस के साथ बात करने का मौका मिला, तब जो मेरी समझ तब की थी, मैंने कहा देखिए, अगर दूसरे देशों से लोग आपकी बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं बिना परमिशन के, तो अपने आप में जो है आप अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। यहाँ भी वो सवाल है। लेकिन अमेरिका में ये है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर चलती है। अगर ये लोग ना आए तो अमेरिकन, इनफैक्ट अमेरिका में काम करने वाले लोग ही नहीं है। जो जितने घर के काम है, जैसे मेरा ही घर ले लीजिए आप, करीब मान लीजिए 10 से 12 लोग हमारे हर महीने हमारे घर में आते हैं, उनमें से कोई भी व्हाइट अमेरिकन नहीं है। और ये जो है स्थिति है, पिछले करीब 50 साल में मान लीजिए 70 मिलियन के आसपास जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण से लोग जो आए हैं, वो इस इकोनॉमी में अपने आप में जो लोगों को सुविधा देने का एक रास्ता है, घरों में काम करने का, जितने भी मेन्युअल काम है सब उनके पास चले गए हैं। तो एक तो उनकी बहुत जरूरत भी है, और दूसरा ये है कि उनको जब बुलाते हैं तो उनको जो एक जो कल्चरेशन उनका होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। उस बीच में कुछ विकृतियां सामने आती हैं, उसको लेकर के कुछ सवाल खड़े होते रहते हैं। ट्रंप का मानना है कि हमें वही चाहिए जो पढ़े लिखे हो, जो काफी प्रोडक्टिव हो, जो कायदे से सूट पहनते हो, उनको तो हमें बुलाना है, जो नहीं पहनते नहीं बुलाइए। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी की जरूरत यह है कि जो लोग मैनुअल काम करें वो आए। तो इसलिए जो है वहां उसकी जरूरत है, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बांग्लादेश के लोग आने के लिए कोई जरूरत हमारे को नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और बांग्लादेश के लोग कहते हैं वहां की पर कैपिटा इनकम थोड़ा ज्यादा है आज की तारीख में भारत की पर कैपिटा इनकम से, और खास गरीब राज्यों के हिसाब से। तो उनको आने की दरकार भी नहीं है आज बांग्लादेश से। तो जो आ रहे हैं उनमें परसिक्यूशन है, कोई इनस्टेबिलिटी है, कोई और, उसकी वजह से आएंगे। तो लेकिन जो अमेरिका आते हैं उस पर दोनों वजह हैं। इकोनॉमिक रीजन बहुत बड़ी वजह है उस पर, क्योंकि अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है उसके दक्षिण देशों से 10 गुना ज्यादा है। तो अगर वो किस तरह से आ भी गए, थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त करके, उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा पहले से अच्छी ही होगी। तो ये बात है। लेकिन अब अजीत जी अभी नहीं है, तुम लोग बात कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न और मेरा है, मैं आपसे पूछ लूं। वहां पे एक बहुत प्रोमिनेंटली आया जिसपे काफी वो हुआ, एबॉर्शन को लेके। क्या एबॉर्शन इतना बड़ा इशू होता है अमेरिका में? मतलब हम लोगों के यहाँ तो देखिए अमेरिका में 2 बहुत बड़े इशू हैं, गन्स और एबॉर्शन।
ये जो है उसको डिवाइड करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिकन सोसाइटी जो है बिल्कुल बीच में डिवाइडेड है, 47-48% रिपब्लिकन, 47-48% डेमोक्रेट्स, और बीच में जो इंडिपेंडेंट आते हैं जिस तरह वो झुक गए उधर चुनाव पड़ता है। तो जब भी चुनाव होते हैं तो दो चीजें होती हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, वो एक ही टिकट है, लेकिन सेनेट और कांग्रेस किधर जाएगी वो डिपेंड करता है कि हर 2 साल में सेनेट में 33, 34, 33 करके बदलते रहते हैं, वो 6 साल के लिए बन चुन के आते हैं। तो वो हमेशा, और कांग्रेस हर 2 साल बदलती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और सेनेट हर 2 साल में 1/3, 33, 34, 33 करके चलता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सीट किसके पास है, वो उसकी पीरियोडिसिटी है, जिसमें कि एक चांस होता है कि कभी डेमोक्रेट हावी होंगे, कभी रिपब्लिकन हावी होंगे, कभी रिपब्लिकन दोनों हाउस में भी हैं, सेनेट में भी हैं, हाउस मतलब कांग्रेस में भी हैं और सेनेट में भी हैं, और हाउस ऑफ सेनेट, कांग्रेस का मतलब होता है हाउस प्लस सेनेट, और कई बार होता है कि वो दोनों डेमोक्रेट हो जाते हैं, कई बार बढ़ जाता है, और अगर राष्ट्रपति जो है एक पार्टी का है और वो दोनों किसी और पार्टी चले गए तो मुश्किल हो जाता है, कैसे कानून बनेंगे आपके। तो यानी यहाँ ये सारा खेल है राष्ट्रपति वर्सेस कांग्रेस, और ये जो इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती रहती है उससे वहां की राजनीति तय होती है, पॉलिसी तय होती है। तो अभी जो स्थिति है, अभी लग रहा है उनको किसी तरह से सेनेट भी चाहिए, अभी रिपब्लिकन है हाउस, वो चाहते हैं वो भी डेमोक्रेटिक हो जाए। कमला हैरिस के आने से संभावना बढ़ गई है कि अब फिर शायद ये एक ही पार्टी के तीनों हो जाएं। जब तक बाइडेन थे तब ये संभावना थी कि तीनों ही जा सकते थे बाहर, अब तीनों को समेटने की शायद गुंजाइश बन सकती है। जी जी, एक बहुत संक्षेप में एक बहुत ही छोटा प्रश्न, और ये जो टॉस था कि ये टॉस में क्लोजिंग स्टेटमेंट कौन बोलेगा, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए टॉस हुआ, जो ट्रम्प साहब जीते थे, और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट? इसलिए कि जो आखिरी सब बात करेगा उसको थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है, तो जो टॉस जीतता है उसके ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि आप पहले जाओगे कि बाद में जाओगे। तो आमतौर पे जो जीतना चाहता है वो चाहता है आखिरी स्टेटमेंट वो दे, ठीक है। तो ट्रम्प साहब ने दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बाजी खुद ही हार ली, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होता है इसमें, बिल्कुल। जी अजीत भाई साहब, ये काफी कुछ हम लोग भी देख रहे हैं कि जो ज्यादा बोल रहा है वो थोड़ा आजकल हिंदुस्तान में भी इस तरह से जो ज्यादा बोल रहा है वो गड़बड़ कर रहा है। मैं एक चीज और समझ लूं आपसे कि मैं आपका एक क्लास बहुत संक्षेप में एक इंप्रेशन कि ऐसा मुझे लगा कि कमला हैरिस पूरे उसमें डोमिनेट कर रही थी और वो कमांड में थी, रिलैक्स थी। दूसरी तरफ हमारे जो ट्रम्प साहब थे वो थोड़ा हरदम, एक तो वो गुस्से में क्यों रहते हैं, ये तो गुस्सा हम लोग करते हैं, ये गुस्सा हमारे यहाँ 2-3 मंत्रियां जो हैं वो केवल गुस्से ही में रहते हैं हरदम, तो ट्रम्प जी भी गुस्से में रहते हैं, ये मुझे नहीं पता था। और थोड़ा डिफेंसिव थे कल ट्रम्प जी का, वो जो उस पिछली वाली डिबेट में जो उनका एक होता ना चढ़ के खेलना, वो चढ़ के नहीं थे वो कल थोड़ा। अब या तो मालूम नहीं जो भी कारण रहा हो, इस पे एक छोटी टिप्पणी, आपका इंप्रेशन ऑन दिस। देखिए, ये मेरा आनंद भाई प्योर अपना ओपिनियन है कि ट्रंप जी जो हैं इसलिए प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ रहे हैं कि वो जेल नहीं जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यदि वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट तो फिर उनको जो है ना वो अगला 4 साल कम से कम इम्यूनिटी मिल जाएगा, और यदि नहीं तो नवंबर के बाद ही जो है उनका पहला हो सकता है अंदर चले जाएं। तो कोई भी आदमी जो इतना धनी रहा है, जो प्रेसिडेंट रहा है, और आप ट्रंप साहब का लाइफस्टाइल जानते हैं, मतलब उनके पास अनगिनत फार्म्स हैं और गर्लफ्रेंड्स हैं, और मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है, और उनको यदि जेल में डाल दिया जाएगा तो बुढ़ापा उनका जो है, अच्छा इतना केसेस इनके खिलाफ है कि एक बार जेल चले जाएंगे तो शायद मरते दम तक जेल में ही रहेंगे, निकलेंगे तो नहीं। उस कारण वो प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि उनके पास कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा, तो खैर इलॉन मस्क तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप को, और जैसे यहां पर अडानी जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, तो वो तो क्लियर है। और भी जो है रिच, क्योंकि वो टैक्स ब्रेक देते हैं बड़े बिजनेस को। बट ये है कि उनका जब से कमला हैरिस आई है तब से जो है बदल गया है इक्वेशन। वो चाह रहे थे कि बाइडन ही रह जाएं, बाइडन रहते तो पक्का ट्रंप जीत जाते, पर जब से कमला हैरिस आई है तब से इक्वेशन बदल गया है।
तो उसलिए वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं। दूसरा उनका एक मतलब एटीट्यूड भी है। आपने तो ग्रेट लीडर के बारे में कहा कि वो भी जब बात करते हैं जिस तरह से कि वो जो कह दिए वही बात, और जो मैं नहीं जानता हूं वो नॉलेज ही नहीं है। कमला हैरिस जो है वो नीचे से ऊपर आई है। एक ब्लैक वुमन के लिए कैलिफोर्निया जिस स्टेट में मैं था करीब 7 साल, वहां भी एक ब्लैक वुमन के लिए, औरत के लिए जो नीचे से ऊपर आना, जो मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी सैन फ्रांसिस्को, हालांकि सैन फ्रांसिस्को बहुत ही लिबरल शहर है। कैलिफोर्निया एक जमाने में याद रखिएगा कि आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर रिपब्लिकन स्टेट था, रोनाल्ड रेगन का स्टेट था, और बाद में अब जो है थोड़ा लिबरल हो गया है। तो क्योंकि बाहर से इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा कैलिफोर्निया में आते हैं, सिलिकॉन वैली वगैरह इलाके में, लॉस एंजलिस में, उस इलाके में भी, तो वहां भी वो राइज की, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बाद अटॉर्नी जनरल बनी और बड़ा सक्सेसफुल, और क्राइम माफिया के खिलाफ ये इतना जबरदस्त कैंपेन की। तो ये बड़ा अच्छा एक तरह से नैरेटिव बन गया है कि एक खुद क्रिमिनल, उनके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशंस है ट्रंप के ऊपर, और ये जो है ये क्राइम माफिया के पीछे पड़ी रहती हैं, तो ये कहती भी हैं कि मैं मजा चखा दूंगी, तो एक अपर हैंड इनको मिल जाता है। और दूसरा क्या है, होमवर्क बहुत करती है कमला हैरिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इससे जो है गरीब परिवार जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो वो एक पॉलिसी दी है कि हम प्रेसिडेंट बनेंगे तो 6,000 रुपए का टैक्स ब्रेक देंगे, किसको, गरीब लोगों को, ताकि वो इन्फ्लेशन से फाइट कर सके। और वो फिर कहती है कि ये जो है ट्रंप, ये तो खाली टैक्स ब्रेक देते हैं बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स को। तो ये जो है ना बहुत ही मतलब बहुत ही सुलझे दिमाग की है, बहुत हार्डवर्किंग है, ब्रिलियंट स्पीकर है। और अबॉर्शन पे जो सतीश जी ने पॉइंट आउट किया, मैं मिस कर गया था, कि अबॉर्शन पे रो वर्सेस वेड एक केस हुआ था, जिसके बाद अमेरिका में रिसेंटली, पहले तो ज्यादातर स्टेट्स में अलाउड था अबॉर्शन, तो ये जो है अभी रिसेंटली बदला है, क्योंकि ट्रंप अपने पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में फेवरेबल जजेस को घुसा दिए थे, तो उलट गया था डिसीजन। तो वो जो है वो कैंपेन कर रही है कि हम आएंगे तो बिल्कुल उल्टा देंगे इस डिसीजन को। तो विमेन वोटर्स जो है ना वो मैसिवली कमला हैरिस के साथ है। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज कमला हैरिस को है, वो है कि रिपब्लिकन पार्टी, जो ओल्ड रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं, एक से एक लीडर, डिक चेनी, उनकी बेटी, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर, जॉर्ज बुश 2 जिसको कहा जाता है, वो सारे जो है वो कमला हैरिस के तरफ आ गए हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस, वो भी कमला हैरिस के तरफ है। मतलब करीब करीब सीनियर 100, मोर देन 100 रिपब्लिकन लीडर्स आर सपोर्टिंग कमला हैरिस। तो एक तरह से क्योंकि ट्रंप जो है ना वो तोड़ दिए हैं रिपब्लिकन पार्टी को, इनका मेन बेस है मागा। बार बार वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो मागा जो है, जो ज्यादातर व्हाइट, मैं कहूंगा रेसिस्ट जो वोटर्स हैं, जैसे अपने यहाँ है ना हिंदू तालिबान जो अपने यहाँ है, उसी टाइप का ये अमेरिकन तालिबान जो है वो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, समझे ना। तो बस सॉरी, तो ये एडवांटेज है कमला हैरिस को। जी जी अजीत भाई, मैं इसको आज क्लोज करेंगे एक बार फिर से इस पे, क्योंकि इस पे हम लोगों को थोड़ी चर्चा करते रहना चाहिए। लेकिन एक बहुत अफसोस की बात है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र हैं, उस पे लोग कुर्सी पे इसलिए रहना आवश्यक समझते हैं कि कम से कम उनको जेल से इम्यूनिटी मिले। तो ऐसा काम करते हैं कि जेल जाने की सबको डर रहता है, और ये ड्राइविंग फोर्स हो जाता है बनिस्बत किसी अच्छे काम को करने के, देश के लिए कुछ सोचने के, कि जेल न जाना पड़े। ये बिकम्स ड्राइविंग फोर्स एट मेनी डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। आप सबका चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश भाई साहब, थैंक यू सो मच। अजीत भाई, थैंक यू।